अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसका नाम है मोनोपोली। ठीक है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एक परफेक्ट कंपटीशन, ये मार्केट स्ट्रक्चर था। ठीक है। फिर हमने इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन स्टार्ट किया, तो उसकी एक टाइप हमने देखी जिसको कहते थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है। जो कि मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक मिक्सचर फीचर्स रखने वाला मार्केट स्ट्रक्चर था। आज हम एक और इम्परफेक्ट जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली की डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है। ठीक है। मतलब कि एक अकेला बंदा होगा जो पूरी मार्केट के ऊपर काबिज होगा। ओनली सिंगल सेलर है और वो सप्लाई कर रहा है यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है। उस जैसी प्रोडक्ट और कोई नहीं बना रहा, इसीलिए वो पूरी मार्केट को अकेला जो है वो जो है ना उसके ऊपर डोमिनेंस रखता है। सो सिंगल सेलर होगा और उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है। और उसकी प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आप देखें तो बिजली बनाने वाला अगर कोई इदारा है तो वो है वापडा। वापडा का अभी तक कोई सब्सिट्यूट नहीं आया। ठीक है। हाँ, आप लोगों के माइंड में ये आएगा कि सर वापडा के अलावा जो है आजकल कुछ ऐसी प्राइवेटाइज कंपनीज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे जो सोलर बिजली बनाए, या लोगों ने घरों में सोलर बिजली के लिए जो है ना वो सोलर लगाए हुए हैं, तो वो भी तो बिजली का सब्सिट्यूट है, वापडा का सब्सिट्यूट है। किसी हद तक ये बात ठीक है। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए कि प्रोवाइड कौन कर रहा है बिजली, तो वो सिर्फ वापडा प्रोवाइड कर रहा है। इवन जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको दिए गए थे, जिन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर सोलर लगाए थे कंपनीज ने, वो भी वापडा को बिजली बेचते हैं और वापडा आगे एक जनरल कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाता है। सो वापडा का अभी तक जो है कोई भी कंपेटिटर नहीं है पाकिस्तान में एटलीस्ट जो बिजली प्रोवाइड कर रहा हो वापडा के अलावा। सो ये एक मोनोपोली रखता है पूरे पाकिस्तान में इस मार्केट की। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एस एन जी पी एल। ठीक है। सुई नॉर्दर्न गैस जो है ये भी एक इदारा है जो कि गैस प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसका भी कोई और कंपेटिटर नहीं है। ये अकेला जो है अपनी मोनोपोली रखता है इस मार्केट में। ठीक है। और इसकी प्रोडक्ट भी यूनिक है। नेक्स्ट चलते हैं तो पीटीसीएल। अच्छा, पीटीसीएल आज से कुछ अर्सा पहले तक, ठीक है, 10-15 साल पहले तक ये वाहिद वो इदारा था जो जो था ना ये टेलीफोन वगैरह की सर्विसेज दे रहा था। अब इसका कंपटीशन बिल्कुल है, प्राइवेट कंपनीज हैं, लाइक ऑप्टिक्स है वो अपना प्रोवाइड कर रही होगी। इसी तरह कुछ और इंटरनेट प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं जो साथ टेलीफोन कनेक्शन भी दे रही होती हैं। ठीक है। सो अब ये किसी हद तक जो है वो पीटीसीएल जो है ये मोनोपोली नहीं रखता। जिस तरह बाकी हमने दोनों पढ़े हैं, तो पीटीसीएल जो है वो अब किसी तरह इस तरह इसकी डेफिनेशन में एग्जाम्पल के तौर पर परफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम देखें तो कुछ अर्सा पहले तक इसकी भी मोनोपोली थी। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान रेलवे। पाकिस्तान रेलवे तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। रेलवे की कोई और सर्विस नहीं दे सकता। अगर आप प्राइवेट कंपनी को चाहे भी तो उसको पूरे पाकिस्तान में पहले रेलवे के ट्रैक्स बिछाने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें वो इसके कम्पीट करने के लिए बहुत बड़ा उसके पास कैपिटल होना ज़रूरी है। सो रेलवे का भी कोई कंपेटिटर नहीं है, ये भी यूनिक जो है वो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है। सो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि मोनोपोली के फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सिंगल सेलर होता है। ठीक है। पहला फीचर जो है वो ये है कि सिंगल सेलर होता है गुड्स का। और वो जो है वो सिंगल सेलर क्या होता है, उसका इंटायर कंट्रोल होता है पूरी मार्केट सप्लाई के ऊपर, क्योंकि एक ही बंदा पूरी मार्केट में सप्लाई कर रहा है तो उसी का कंट्रोल होता है और सिंगल सेलर होता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है। सेकंड क्या है कि वो यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ठीक है। और उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। तीसरे नंबर पे क्या है कि उसने हैवी बैरियर सप्लाई किए हुए हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बैरियर्स कैसे अप्लाई करता है एक मोनोपोली करने वाला जो है ना फर्म, वो कैसे अप्लाई करती है। ठीक है। इसने हैवी बैरियर्स लगाए होते हैं कि कोई न्यू एंट्रेंट जो है वो मार्केट में एंट्री ही ना कर सके। नेक्स्ट फीचर क्या है, ये प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है।
ये प्राइस खुद डिसाइड करता है, इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं, इसको इस चीज़ का कोई डर नहीं कि मैंने प्राइस ज़्यादा चार्ज की तो ये किसी और के पास चले जाएंगे। सेम जैसे आपको पता है बिजली के यूनिट्स की प्राइस वापटा का जो दिल करेगा वो आपसे चार्ज करेगा, उसको पता है ये कहीं और से बिजली नहीं खरीद सकते, मैं ही अकेला मोनोपली करके बैठा हूँ इस मार्केट पे। और लास्ट है कि फर्म जो होती है, जो मोनोपली वाली फर्म होती है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है इन लॉन्ग रन। अभी तक आपने देखा था, हमने परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन का जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी पढ़ा था। हमने कहा था लॉन्ग रन में इन दोनों मार्केट स्ट्रक्चर्स में फर्म क्या करती हैं, वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, लेकिन जो मोनोपोली वाला होता है ये क्या करता है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये फर्म जो होती है इनएफिशिएंट होती है, इनएफिशिएंट होती है। हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ा था कि उसका एक एडवांटेज ये है कि वो कंपैरेटिवली मोनोपोली वाली फर्म से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ये इनएफिशिएंट होती है। क्यों इनएफिशिएंट होती है, क्यों सही तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं होती कि ये अपनी एवरेज कॉस्ट को लो करे। भला क्यों? क्योंकि जितनी भी इसकी एवरेज कॉस्ट हुई, इसने अपना प्रॉफिट अर्न कर ही लेना है। एक मोनोपोली की कोई आप लगाएं एग्जांपल से, हम कहते हैं कि रेलवे वाले को कॉस्ट पड़ती है, रेलवे वालों को टिकट की जो है से हम कहते हैं टिकट की, ये टिकट है रेलवे का, ये टिकट जो इसके ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो उनको एक बंदे एक पैसेंजर की जो कॉस्ट है ना से हम कहते हैं वो 200 रुपये पड़ती है, ठीक है। अब रेलवे वाले अगर एफिशिएंट हों तो वो कुछ अपने खर्चे कम करके इसको शायद 150 तक भी कोस्ट को ले आए, लेकिन वो नहीं लाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको पता है 200 भी कोस्ट है ना, तो हम इसको 850 का टिकट को बेचेंगे और इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। 650 का प्रॉफिट तो फिर भी कमाना है, तो हमें क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके इसको 150 पे लाने की। तो ये हमेशा इनएफिशिएंट होते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स है। और ये मोनोपली वाला जो पोर्शन है, ये आई कैप का फेवरेट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आपने याद करना है, इसके फीचर्स, इसके करेक्टरिस्टिक्स, इनको बहुत अच्छे से याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे कर रही होती है मोनोपली वाली फॉर्म। अच्छा, शॉर्ट रन में जो एक्विलिब्रियम के ग्राफ्स बनते हैं ना मोनोपोली के, वो सेम बन रहे होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह के, ठीक है। सो अब हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके आगे चलेंगे। इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उसी तरह बन रहा होता है। अगर आप देखेंगे दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक फ़र्क है, ये जो इसकी एवरेज रेवेन्यू वाली कर्व है ना, ये वाली एवरेज रेवेन्यू वाली, और ये वाली जो मार्जिनल रेवेन्यू वाली कर्व है, ये थोड़ी सी जो है ना वो इन इलास्टिक लग रही है मुझे, ठीक है। और जब हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा था उसमें ये थोड़ी सी इलास्टिक थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कर्व थी ना, ठीक है, वो कर्व आपको पता है कि ए आर जो है वो उसकी डिमांड कर्व भी होती है। तो वो कर्व इसलिए इलास्टिक थी क्योंकि उनका जो था ना सब्सिट्यूट, उनकी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट मार्केट में दस्तियाब था, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनको प्राइस जो है वो प्राइस कहीं ना कहीं वो मेक तो कर रहे होते थे, लेकिन स्टिल उनकी प्राइस जो थी वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होती थी अपनी कंपेटिटर्स के साथ। यहाँ पे तो कोई कंपेटिटर ही नहीं है, जिसने चीज़ खरीदनी है वो सिर्फ इनसे खरीदेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि डिमांड के केस में जब नेसेसिटीज होती थी या ऐसी होती थी चीज़ें जिनका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता था, तो उनकी डिमांड का क्या बनती थी, इन इलास्टिक। तो यहाँ पे भी जो आपको एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू नजर आएगा, ये कंपैरेटिवली इन इलास्टिक नजर आएगा आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली कर्व से। बस ये फर्क है, बाकी सारा का सारा बिल्कुल वैसा ही है। सो मैंने क्या बताया, एक दफ़ा दोबारा सम अप करता हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो हमने 3 तरह के प्रॉफिट्स पढ़े थे, उनके ग्राफ्स पढ़े थे कि कैसे एक्विलिब्रियम बनता है, कैसे उस पर टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं या ग्राफ पे देख रहे होते हैं, कैसे टोटल कॉस्ट देख रहे होते हैं। तो वो सेम है, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पे आएगा, उसी तरह नॉर्मल प्रॉफिट भी आएगा और सब नॉर्मल प्रॉफिट भी आएगा। फर्क क्या है, सिर्फ जो इनकी मोनोपली वाली कर्व्स हैं ए आर और एम आर की, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की, ये थोड़ी सी इन इलास्टिक है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली इलास्टिक थी, ठीक है। फिर हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो सेम वैसे ही होगा,
ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो सब नॉर्मल प्रॉफिट तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ कर्व जो है वो इनइलास्टिक है। अच्छा, अब आ जाते हैं लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है मोनोपोली के केस में। तो इन लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक्स जो है ना, मोनोपोलिस्टिक। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये मैं कॉन्सेप्ट को साइड पे करके पहले बताने लगा हूँ। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक। और हमने जो पहले वाला मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था वो था मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोलिस्ट, इन दोनों में फर्क है। मोनोपोलिस्ट कौन है? जो मोनोपोली कर रहा है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक जो है वो एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने फर्क याद रखना है। अब दोबारा हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करती है एक मोनोपोली करने वाली फर्म। ये लॉन्ग रन में हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। बाकी दोनों मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहे थे लॉन्ग रन में? वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है वो आपको पता है, जब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है टोटल कॉस्ट से। और टोटल कॉस्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मतलब होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट को मिला के। तो ग्राफ देख लें तो ये वाला ग्राफ। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लॉन्ग रन में। इसकी रीज़न ये है कि इन्होंने ना तो कोई कंपटीशन आने देना है, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे पिछले दोनों मार्केट स्ट्रक्चर्स में, जब कोई फर्म जो थी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती थी तो नए इंट्रेंट्स आ जाते थे, नए फर्म्स आ जाती थी, नए कंपेटिटर्स आ जाते थे, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती थी। सप्लाई बढ़ती थी, प्राइस कम हो जाती थी, प्राइस कम होने से आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था वो कम होकर नॉर्मल पे आ जाता। यहाँ पे तो एक ही बंदा बेच रहा है, एक ही बंदा बेच रहा है, उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है और उसने हैवी बैरियर सप्लाई किए हुए हैं कि कोई आ भी ना सके। जब कोई आ भी नहीं सकेगा तो वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा लॉन्ग रन के, ठीक है। शॉर्ट रन के अंदर वो तीनों तरह के प्रॉफिट कमा सकता है। उसके पीछे रीजन ये है कि शायद उसके बैरियर्स को कोई क्रॉस करके आ भी जाए, लेकिन वो इतना स्ट्रोंग होगा कि वो उसको वापस बाहर निकालेगा और दोबारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट रन में वो सुपर नॉर्मल भी कमा रहा होगा, नॉर्मल भी और सब नॉर्मल भी, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा वो किसी को अपने कंपटीशन में टिकने नहीं देगा। तभी तो ये मार्केट क्या कहलाती है? मोनोपोली वाली, ठीक है। मोनोपोली इसका मार्केट स्ट्रक्चर है। चलें, हमारा ये मोनोपोली वाला जो चैप्टर का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ पे ही रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे इसको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।